हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर। अगर बात करें रियल नंबर की तो रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रेशनल और इरेशनल नंबर है उसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो बात करें रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? वह नंबर जिसे कि हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या हो? इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उसी जगह अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इसको बोलेंगे तो वह नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, जहाँ पे p और q तो इंटीजर होता ही है। p और q क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ठीक है, इंटीजर्स। तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर बात करें रियल नंबर में पढ़ना क्या क्या है तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF। HCF फाइंड आउट करना सीखते हैं। कैसे HCF निकाला जाता है? तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R। फिर दूसरा हम लोग को सीखना है प्रूफ, जो कि होता है क्या? √2 जो होता है वो इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करना, ये सीखना है। और अगर तीसरा की अगर बात करें, तीसरा हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब कि अगर मान लो तुम्हें कोई दो नंबर दिए गए, तुम्हें दो नंबर दे दिए गए हो और तुम्हें बोला जाए कि हाँ इसका LCM और HCF निकालो, और एक चीज दिया हुआ रहेगा, जैसे LCM दे दिया रहेगा और तुम्हें बोला जाएगा कि HCF निकालो इसका। तो किस तरह से निकालेंगे? इस फॉर्मूला में हम लोग पुट आउट करके निकाल देंगे। तो ये तीन चीज बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर। सबसे पहले अगर बात करें HCF, तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF कैसे निकालेंगे? तो मान लो मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मान लो ले लिया मैं 32 ले लिया और 15 ले लिया, मान 32 एंड 15 ले लिया। इसका HCF अगर हमको निकालना है, किस तरह से निकालेंगे? HCF निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A के जगह पे किसको रखेंगे? जो भी तुम्हारा दिया गया क्वेश्चन में बड़ा हो उसको हम लोग रख लेंगे किसकी जगह? A के जगह। तो A के जगह आ गया 32 और B के जगह वो होगा जिससे कि हम लोगों को डिवाइड देना है, क्योंकि बचा हुआ डिजिट हुआ मान के चलो। तो यहाँ पे क्या आ गया? 15 से इसको डिवाइड देना तो लिख दिए। फिर अब डिवाइड देना है इसमें इससे। इसके बाद क्या करना है? डिवाइड देना है तुम्हें A बाई B। तो A बाई B देंगे तो कितना बार में जाएगा? 15 से 32 डिवाइड देंगे तो 2 बार में 30। ये मतलब ये कैलकुलेशन तुम्हारा दिमाग में चलना चाहिए, ये इतना कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए, इसको मतलब लिखना नहीं होता। 15 इंटू कितना बार में करेंगे? 2 बार में, और प्लस रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा? 2 रिमाइंडर बच गया। फिर अब क्या होगा? तुम्हारा B जो है वो A बन जाएगा, तो B आ जाएगा A के जगह, यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर तुम्हारा R जो है वो बन जाएगा क्या? B, तो यहाँ पे आ गया B 2। अब इसमें किसे करें? तो इसमें 7 से करो, प्लस क्या लिखाएगा? प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर अब 2 कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस क्या? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम्हारा HCF क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा B होगा वही तुम्हारा क्या होगा? HCF हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा HCF क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो NCERT में भी कुछ क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा जाता है कि हाँ HCF किस तरह से हम लोग HCF निकालेंगे। मान लो अगर HCF अगर कोई क्वेश्चन है
जैसे क्वेश्चन है 26 एंड 91, तो इस दोनों में हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको याद रखना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, डिविडेंड इज इक्वल डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या डिवाइड कर दिए हैं, डिविडेंड को a दे दिए हैं सिंबल, डिविजर को b दे दिए हैं, कोसेंट को दे दिए हैं q और रिमाइंडर को r। बस यहाँ पे डिफरेंस, डिविडेंड को d ना देके यहाँ पे a दे दिए हैं, a b बस मान लो, यहाँ डिविडेंड को a बोल दिए हैं, डिविजर को b बोल दिए। तुम्हारा बन गया फॉर्मूला क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पे कौन सा आएगा नंबर, तो जो बड़ा वाला है, यानी कि 91 इज इक्वल टू b के जगह पे क्या आएगा, 26 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें इसे डिवाइड देंगे तो कितने टाइम लगा है, इससे छोटा लग जाए या फिर इससे पर इसके बराबर लग जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं है। तो 26 चीज़ें अगर देखा जाए तो 6 28 लग जाएगा। अगर 4 टाइम्स अगर जाते हैं तो 6 4 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम लगा देते हैं 78। फिर 78 बचा तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो 13 आएगा, तो प्लस रिमाइंडर 13 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो b था हमारा वो a के जगह पे आ जाएगा और ये 13 जो है वो b के जगह पे आ जाएगा। तो ये आ गया 26 इज इक्वल टू, और 13 आ गया b के जगह इनटू, अब डिवाइड देंगे तो कितना टाइम, तो 2 टाइम प्लस 0, इसलिए हमारा चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए CF हमारा क्या हो जाएगा 13। जब तक तुम्हारा रिमाइंडर 0 ना आए तब तक ये प्रोसेस को दोहराते जाओ और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। उसके बाद हम लोग आएंगे अब हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जिसका है जिसमें कि हम लोगों को सीखना है प्रूफ। और ये प्रूफ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से इसको करते रहना, इसको सेम दम तुम्हें जाके एग्जाम में 2 कॉपी उतार देना। समझ में आ गया इतना बात, मतलब क्लियर है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेकेंड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया। इसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से उसका जो फैक्टर है उसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली सब आप सबको आता ही होगा। अगर बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अगर मान लो तुम्हें दे दिया गया 120 का निकालने की, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटे डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा क्या है, 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से फिर वही आ जाएगा, इसलिए 1 से ना करके हम लोग 2 से करते हैं। फिर 2 से करते हैं तो इसको 60 बार में कट गया। फिर अगर 2 से काटे तो इसको 30 बार में, 2 के टेबल में 30 बार में कट गया। फिर 2 से तो 15, फिर ये 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आगे वाला कोई डिजिट। तो आगे क्या आता है 3, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कट। तो अगर 120 को लिखे, 120 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया क्या 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो उसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और अगर इसको लिखने का अगर बात करें तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 3 बार आया है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2⁻³ × 3 × 5। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। इस तरह से और भी दूसरे नंबर्स अगर दे दिए जाए तो उसका हम लोग आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो अगर 1.1 एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें सारे क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से ही है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और अगर बात करें, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर तुम्हें पूछ दिया 4⁻n जो है अगर ये है, तो इसका जो अगर कोई पावर ऐसा हो सकता है जिसका अंत में डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है उसका 0 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, अगर हो सकता है, अगर क्या, अगर इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो 4⁻n है, 4⁻n का प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 का मल्टीपल आ जाए, तो 5 का मल्टीपल, अब मल्टीपल किसे बोलते हैं, तो
मल्टीपल होता है मल्टीप्लीकेशन। जस्ट जैसे अगर 2 का मल्टीपल आपसे पूछ दे कोई, 2 का मल्टीपल बताओ, 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 2 का टेबल पर तो सिंपली वही हो गया क्या, इसका मल्टीपल। उसी तरह से अगर 5 का मल्टीपल तो 5 का टेबल पर तो वही हो गया उसका 5 का मल्टीपल। बट यहाँ अगर देखा जाए तो 4n के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए 4n का, तो इसमें क्या हम लोगों के पास 5 का मल्टीपल आता है। 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 into 2 होता है, तो इसमें क्या 5 आया, 5 आया, नहीं आया 5, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ ये डिजिट जो है 0, इसके लास्ट डिजिट में 0 कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इसके लास्ट डिजिट में 0 कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका खुद ब खुद प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो इसमें 2 into 2 है, ये तो 5 का मल्टीपल में है ही नहीं। और अगर देखा जाए तो किसी भी डिजिट के 0 डिजिट के लास्ट अंत में 0 कब आता है, जब वो या तो वो 5 का फैक्टर हो या तो वो 2 का फैक्टर, 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, उसके डिजिट, उसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को आगे पढ़ना है प्रूफ के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि प्रूफ किस तरह से किया जाए। प्रूफ क्या करना, तो इरेशनल नंबर, जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हें देता है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं, तो उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है √2 जो है उसका प्रूफ पढ़ना है कि √2 जो है वो इरेशनल है कि नहीं। √2 इज इरेशनल, इसका क्या देखना है हमें, प्रूफ। इसका प्रूफ किस तरह से हम लोग निकालेंगे, इसके प्रूफ जो होता है वो हम लोग निकालते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मेथड का नाम क्या है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग निकालते हैं क्या इसका प्रूफ, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि मान लो कि √2 जो है वो क्या है, तो देखो जिस तरह से मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसी तरह से लिखना है एग्जाम में, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इस तरह से प्रूफ दे दिया, तो हम लोग को कैसे करना है प्रूफ, वो देखो एग्जाम में 2 कॉपी जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस तरह से लिखो, नंबर टीचर खुद ब खुद देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। जैसे मान लो लिखेंगे क्या, तो ऐसे let us assume that √2 is a rational number, मान लेंगे। ठीक है, NUMBER लिखना है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे क्या कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो आप लोग रिकॉल करो, मैंने जो डेफिनेशन लिखवाया था कि √2 को रेशनल मतलब किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कब बोले, जब वो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या हो, p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, तभी जाके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिख दो इसको, √2 इज इक्वल टू लिख दो, हाँ इसको तो लिख सकते हैं भाई p/q के फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने माना है क्या √2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 जो होगा वो p/q के बराबर होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नंबर लिखना है NUMBER, इसको बोलते हैं चूंकि का सिंबल है ये, चूंकि मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सिंस मतलब चूंकि होता है, चूंकि और एक देयरफॉर होता है जिसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू p/q होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, अगर देखा जाए तो √2 इज इक्वल टू p/q लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा p² ये आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू आ गया ना p²/q²। तो यहाँ तक हो गया, 2 इज इक्वल टू p² लिख दिए।
अगर क्यू स्क्वायर को उस तरफ लिया जाए तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये 2 अगर इधर आएगा तो ये क्या करेगा, 2 को पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स पी, 2 डिवाइड्स पी। मतलब कि अगर 2 मान लो ना, कोई नंबर अगर तुम मैं बोलता हूँ लेने के लिए, जैसे कि मान लो अगर तुम ले लेते हो, अगर मान लो 4 का स्क्वायर ले लिए, ठीक है, और अगर ये 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो क्या ये 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा? अगर देखा जाए तो अगर डिजिट के कंसेप्ट में देखा जाए तो क्या अगर 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है करेगा। और ये हमारा थ्योरम भी है, ठीक है। वैसे ये थ्योरम है, जैसे अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोग ये सब सीखते हैं। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मान लिए चलो हाँ 2 जो है पी को डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को लेना है, मान लो कि लेट पी इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग क्या 2k। p इज इक्वल टू क्या ले लिए हम 2k। यहाँ पे मान लो इक्वेशन ये फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, अगर वैल्यू p का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, p के जगह पे क्या है हमारे पास 2k, तो 2k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2k का होल स्क्वायर लिख दिए। अब अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से ये कट सकता है, कट जाएगा है कि नहीं। तो अगर 2 से ये कट गया तो इधर क्या आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज दैट। और इसका यूज हम लोग तभी करते हैं जब बीच में मान लो यहाँ पे इक्वल टू है, तो अगर तुम यहाँ पे इक्वल टू दे दिए तो तुम्हारा पूरा एक सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब इस तरह से तुम जो इसको अरेंज करके लिखे हो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, इम्प्लाइज दैट। कभी भी इक्वल टू के बाद इक्वल टू नहीं देना होता है, नहीं तो गलती होता है मैथ्स के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको अगर लिख दे इधर अरेंज कर दे, इधर ला दो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ पे भी वही आ गया ना कंसेप्ट, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसलिए क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q। सिंपल। क्यों लिखे ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अगर उधर जाएगा तो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मान लो q की जगह पे अगर वैसा डिजिट हो जैसे 4 स्क्वायर होता है वो तो डिवाइड ऑब्वियस सी बात है कि कर देगा। इसलिए अगर 2 अगर इसको डिवाइड कर सकता है तो 2q को भी तो डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर दिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारा अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि देखो जैसे इरेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर की अगर बात करें, इरेशनल छोड़ो, रेशनल जो होता है ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो होता ही है और q नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, ठीक है। लेकिन एक और इसमें है कि तुम्हारा जो होता है ना इसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 आता है, 1 रहता है किसी भी दो नंबर के बीच का। और तुम्हारा जो उसको डिवाइड करने पे जो है वो हमेशा 1 और प्राइम नंबर का डेफिनेशन था ना कि 1 और खुद से कटे, उसी तरह से इसका जो होता है कि कोई भी अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 का फैक्टर है क्या, p भी है और q भी है। एक 2 जो है वो फैक्टर 2 लेके बैठा है, तो ये प्राइम कभी होगा नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट √2 इज एन irrational, is a rational number। ठीक है, क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, क्योंकि बिकॉज जो फैक्ट था जैसे कि p और q का एक ही फैक्टर होगा ना,
लेकिन यहाँ पे तो 2 फैक्टर हो गया, बिकॉज जो मेरा एजम्पशन था fact that P and Q have no common factor other than 1। जैसे कि देखो P और Q है ना, P और Q इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या आ गया, 2 भी आ गया। कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ एक ही दोनों का होना चाहिए। तो अगर P और Q जो है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा एक और एक्स्ट्रा आ गया, 2 आ गया, इसलिए बोल सकते हैं कि इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख देना लास्ट में हेंस प्रूफ्ड। ये लिखने में बहुत अच्छा लगता है, हेंस प्रूफ्ड लास्ट में ना, जब में हम लोग का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से आगे हम लोग और भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे √3 दे देगा तुम्हें, √5 दे देगा तुम्हें, √7 दे देगा तुम्हें, √8 दे देगा तुम्हें, √11 दे देगा तुम्हें, और कोई भी रूट देता है तो सिंपली इस तरह से जब बस एज्यूम करना, उसका 2 फैक्टर दिखा देना कि हाँ, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर दिखा देना। एक से ज्यादा फैक्टर बोले तो इसका एक फैक्टर तो है ही, एक से तो दोनों खुद ब खुद कटेगा ही, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर इसका 2 हो गया, तो 2 फैक्टर हो गया, ज्यादा फैक्टर हो गया, इसलिए तुम्हारा ये एजम्पशन ही गलत हो गया कि ये जो है तुम्हारा रेशनल नंबर हो सकता है। इसलिए हम लोग इस तरह से प्रूफ कंप्लीट करेंगे अपना। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग एक फार्मूला का, जो कि हम लोग सीखे तो नहीं, अब सीखेंगे। जैसे फार्मूला ये है कि LCM into HCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। ठीक है, LCM into HCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन लूँ, जैसे कि मान लो हम लोग जैसे पीछे क्वेश्चन लिए थे ना 26 और 91, 26 एंड 91, इसका हम लोग क्या निकाले थे उस समय, HCF निकाले थे। कितना आया था HCF याद है? तो HCF आया था हम लोगों के पास, चलो निकाल ही लेते हैं। A इज इक्वल टू BQ प्लस R था उस समय, तो A हमारा 91 हो गया, इज इक्वल टू B तुम्हारा 26 इंटू Q हो जाएगा 3 प्लस 78 हो गया, तो 1 कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे 26 इधर आ जाएगा, फिर 13 यहाँ आ जाएगा, तो 13 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए हमारा B इज इक्वल टू हो जाएगा HCF, और B हमारा क्या है, तो 13 है, तो इसमें मेरा HCF आ गया 13। अब अगर मान लो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट कर दूं कि अगर तुम्हारा देखो 2 नंबर दिया गया है 26 और 91, जिसका कि HCF तुम्हारे पास दे दिया गया है 13 है, फाइंड इट्स LCM। अगर ऐसा बोलूं तो क्या करोगे? अगर मैं इस तरह से बोलूं, ऐसे तो हम अगर चाहे तो डायरेक्ट इसका LCM निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करके और गुना करके निकाल लो। सिंपल मेथड हम लोग बच्चा जब जूनियर क्लासेस में थे तो पढ़े थे, लेकिन अब हमारे पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला इसको दिमाग में डालना है। ठीक है, LCM तो बचपन में बहुत अच्छे से निकाल लिए थे, अब हम लोगों को ये दिमाग में डालना है। ये फार्मूला बस याद रखो, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा PYQ कब बनता है। अभी हम लोग कुछ PYQ भी लेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर देखा जाए तो LCM इंटू HCF, LCM हम लोग को निकालना है, तो LCM की जगह LCM लिख दो, इंटू HCF क्या है, HCF दिया हुआ है 13 लिख दो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ये दोनों का गुना कर दो। 20 प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना, इंटू होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, तो 26 इंटू 91। अब क्या करेंगे, तो LCM इज इक्वल टू 26 इंटू 91 अपॉन 13 के टेबल में ये काट दो 2 बार में, इंटू कर दो 2, 18, 182 आ गया तुम्हारा LCM आंसर। इस तरह से हम लोग बहुत इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह का फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही क्वेश्चन है तुम्हारा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। और एक अगर मिल सकता है तो वो मिलेगा क्या कि कुछ नंबर दे देगा, जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दे देगा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, मान लो कि ये इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इस तरह से दे देगा। पूछेगा क्या कि आर कंपोजिट और नॉट,
कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं ये तुमको पहले पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं इसका की फैक्टर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर होता है। 2 से ज्यादा जिसका फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर का अगर फैक्टर देखा जाए 2 से ज्यादा कब होगा, कैसे पता चलेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तुम्हें क्या करना है, ये दोनों में देखो कॉमन क्या है। सबसे पहले अगर कॉमन देखा जाए दोनों में तो तुम्हें मिलेगा क्या, 7 मिलेगा। उसके बाद क्या कॉमन मिलेगा, 11 है क्या इसमें, तो नहीं है 11। 13 है क्या, तो नहीं है। 7 ही कॉमन बस मिला, तो इधर लिख दो। इधर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है। और इधर तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था, ये दोनों कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो देखो अगर ये दोनों का बात हो रहा है, ये दोनों मतलब अलग अलग ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ये कंपोजिट है कि नहीं और ये कंपोजिट है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या है, ये देखो तो ये दोनों में, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग। तो इसमें अगर कॉमन देखा जाए तो क्या है कॉमन, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो इसमें कॉमन हो गया 13, तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 11, इधर क्या बचेगा तो प्लस 1। कॉमन लेने आता है ना, बस सिंपल इस तरह से कॉमन ले लिए। फिर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 5, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, 5 ले लिए। तो इधर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 ये बचेगा। तो इधर अगर लिखा जाए 13 इंटू 11 77 और प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 78। फिर इधर की अगर बात करें तो 5 इंटू 7 6 या 42 42 इंटू 4 3 के 12 12 दूनी 24 ये हो गया प्लस 1। अगर इसको गुना करें तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 24 2 48 के 8 4 96 4 1008 प्लस 1 ये हो गया 5 इंटू 1009। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 हो, तो ये फैक्टर है किसी का। अगर देखा जाए तो ये 78, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं। इस 13 का फैक्टर कितना है, 1 है और 13 है। 78 का फैक्टर कितना है, 1 है 13 है 78, ये दोनों मिला के 2 से तो ज़्यादा ही फैक्टर हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए 5 इंटू 1009, अगर ये कैलकुलेशन सही हो तो देख लेते एक बार। और 7 6 42 4 के 12 दूनी 24 ना करना 24 दूनी 48 48 4 4 100 1008 और प्लस 1 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गुना किया जाए तो 45 0 5। अब इसका अगर देखा जाए प्राइम 5 से निकालेंगे तो 1009 यही होगा। और अगर इसको देखा जाए तो 10 5 से नहीं कटेगा, कोई इस टेबल से ये कटेगा, इसी टेबल से तो ये कटेगा हो सके तो ये और किससे कटेगा 5 से कटेगा, इसके बाद 1009 है, फिर 6 से कटेगा तो नहीं कटेगा। 7 से अगर देखा जाए तो 7 से काटने की कोशिश करें। 7 ये 7 से भी नहीं कट रहा है। इतना इसमें करना ही नहीं है, देखो 2 से ज्यादा ही नहीं। तो ये पूरा मेरा 5045 बना। अगर इसका फैक्टर निकालो तो 1 हो गया, एगो पहला, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 7 हो गया। 2 से ज्यादा हो गया यार, बस ये कट गया। 2 से ज्यादा हो गया तो कट गया, हो गया, ये कंपोजिट हो गया। सिंपल इस तरह से बस प्रूफ कर देना है। इसमें झूठ मूठ का इतना समय बर्बाद हो गया, कुछ नहीं ज्यादा करना होता है। ठीक है, सिंपल बस तुमको दिखा देना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन भी मैं दिखा दूँ PYQ, और शाम में वैसे PYQ और सैंपल पेपर क्वेश्चन का मैं कुछ बंडल से एक बार में सोल्व करूँगा, इसमें कि प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर होंगे और तुम्हारे सैंपल पेपर के जो भी क्वेश्चन आए हैं इस बार
हर एक पब्लिकेशंस का, वो मैं लूँगा और उसमें हम लोग सोल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से फर्स्ट चैप्टर इतना इजी है और इजीली तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक कंसेप्ट और है, उसको अगर देखना चाहो तो देख लो, बस लास्ट है, उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक कुछ यूँ है, जैसे इसमें क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे कि तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, सो दैट, मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है ना उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम लोग रूट 2 को किए थे ना प्रूफ कि हाँ वो इरेशनल है, उसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे प्रूफ। जैसे इसमें भी मान लो वही करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ये स्टेटमेंट लिख दो बस चुपचाप आँख मूंद के। अगर ये रेशनल होगा तो हम लोग को करना क्या है, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा, पी ओपन क्यू हो जाएगा। ठीक, अगर पी ओपन क्यू हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करना क्या है हम लोगों को कि ये जो हमारा चूंकि रेशनल है तो इसको इधर ला सकते हैं। हम लोग को तो पता ही है कि रूट 3 यहाँ पे इरेशनल है, लेकिन ये दे दिया है कि इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये टोटल इरेशनल है तो इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग रूट 3 को तो जानते ही है, तो हम लोग को करना कुछ नहीं, इसको उठा के इधर ले आओ तो 5 माइनस पी बाई क्यू हो गया और रूट 3 उधर गया तो प्लस का रूट 3 हो गया। ठीक, ये लिख दिए। अब क्या करना है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और 5 माइनस पी बाई क्यू क्या होगा, तो इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी इंटीजर ही आएगा तो इसलिए 5 माइनस पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल। अगर 5 माइनस पी बाई क्यू जो है वो रेशनल है तो क्या होगा, रूट 3 भी क्या होगा, सो रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी होगा, है कि नहीं। लेकिन फैक्ट क्या है, ये फैक्ट हम लोग का कंट्राडिक्ट कर गया, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये लिख देना है इस तरह से। बस देखो प्रूफ वाला में बस जो मैं लिख रहा हूँ ना वही स्टेटमेंट लिख दो, जाके चेप दो एक जैसे, दम आराम से तुम्हारा नंबर आ जाएगा। कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। अब देखो वीडियो का लेंथ इतना बढ़ा है क्योंकि मैं लिख के बढ़ा रहा हूँ। अगर ये नोट्स डायरेक्ट बना के पढ़ा देता तो तुम्हारा और भी जल्दी हो जाता। 5 मुश्किल से लगता है, कितना ही लगता है यार, 3 से 4 पेज तो पेज ही तो हुआ है, आराम से हो जाता। तो रूट 3 इज क्या हो गया यहाँ पे, इरेशनल। तो इसलिए हम लोग दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारा रॉन्ग अजम्पशन के कारण, गलती मान ही लिए थे यार, नहीं मानना चाहिए था रूट इतना को रेशनल नंबर। एक तो सला इसमें रूट 3 है, कहाँ से ही होगा रेशनल, हम ही लोग का गलती है, तो गलती स्वीकार करो और क्या, तो हो गया स्वीकार, यहाँ पे हो गया, मान लिए थे गलती, तो इसलिए क्या हो गया, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, कुछ हार्ड नहीं है, हेंस प्रूफ्ड। हो गया खत्म, समाप्त चैप्टर, टाटा बाय बाय। अभी नहीं यार, थोड़ा मेरा फेस देख लो एक बार, क्या पढ़ा है लास्ट में, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो क्योंकि जरूरी है भाई कि तुम लोग अभी पढ़ना है, तुम लोग को पढ़ना, अच्छा मार्क्स लाना है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो रुक जाओ फेस दिखाता हूँ। हाँ, तो यहीं तक का सफर था आज का, तो कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 1। और जो क्वेश्चन वगैरह है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो क्योंकि मैं शाम में लेक्चर में कराऊंगा, और उसमें मैं PYQ का जो भी क्वेश्चन है आज से 5 साल पहले जो भी आए थे वो सारे डिस्कस करूंगा, और तुम्हारा सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चन आया उसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से NCERT करो, NCERT के सारे सवाल करो। अगर वो सारे सवाल अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये भी मैं बोल देता हूँ कि अगर मेरे नोट्स अगर पढ़ लेते हो,
तुमसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई क्वेश्चन ना बने। बस मेरे नोट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं और सारे मैंने कवर करके, और तुम्हारा जो भी जितना भी 1 घंटा का लेक्चर होगा या फिर उससे भी कम ही होगा वो मैं बता दूँ, वो तो पता चल ही जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा तो। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए नोट्स के साथ और नए कंसेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ भी। ठीक है, तो अभी तुम लोग को ये वीडियो 10 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा तुम्हारा इसी चैप्टर का PYQ और सैम्पल पेपर क्वेश्चन, वो आएगा शाम में। तो जब तुम लोग ये कर लोगे और उसके बाद NCERT का सारा क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद हम लोग PYQ और सैम्पल पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 14 दिन में सारा चैप्टर 14 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस में साइंस पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम लोग SST पढ़ लेंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो भाई तुम लोग खुद से ही कर लोगे। ठीक है, तो इतना ठीक है। इसके बाद ठीक है, समाप्त करते वीडियो।